हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी जो हमारा एनसीईआरटी की बुक से साइंस का चल रहा था क्लास 6 का, जिसमें आज चैप्टर हम 9 करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो हमारा नहीं आ पाया था किसी कारण, बस अब रेगुलर रहेगा वीडियो आप लोगों को। और हम आप लोगों को बता दें कि मंथली जो करेंट अफेयर है सामान्य ज्ञान दर्पण का, वो भी कल अपलोड हो जाएगा। तो वो आपको जनवरी माह का करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सजीव की विशेषताएं एवं आवास से संबंधित बात करेंगे। तो इससे पहले जो हमने बात किया था वो हमारा टॉपिक था मानव के शरीर से संबंधित, कि हम अपने हाथ पैर को कैसे मूवमेंट करते हैं, किस वजह से हमारा हाथ पैर जो है वो मूवमेंट करता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं सजीव के बारे में। तो सबसे पहले एक यहाँ पे जो स्टोरी दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि पहेली और बूझो, ये दो व्यक्ति थे जो अपने रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ये लोग क्या किए कि कहीं घूमने के लिए अपने सैर पे गए, जहाँ उन्होंने सबसे पहले जो यात्रा पे गए थे वो गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश गए तो ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया। मतलब वो उसको देखे, पर्वत पे चढ़े थे और वहाँ बहुत ठंड थी। तो पहेली और बूझो जब छुट्टी में श्री ऋषिकेश में हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला पर पहुँचे तो वहाँ उसका पर्वतारोहण किए, यानी कि पर्वत पर चढ़ाई किए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीर एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखने, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। तो मैदानी क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं उससे पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष थे वो बिल्कुल भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और सेकेंड टाइम फिर से वो यात्रा पे गए, जहाँ वो राजस्थान की यात्रा पे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि यात्रा में ऊंट पर उष्ण मरुस्थलियों भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अतः वो पुरी गए और राजस्थान से नागफनी के पौधे को देखे। उसके बाद क्या किए, वो पुरी चले गए। उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष का कतार देखा। और पुरी में क्या देखे, कैजुराइना का वृक्ष का कतार देखे, मतलब श्रृंखला लाइन लगी हुई थी वो देखे, लाइन था। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लास संपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। मतलब इन्होंने 3 जगह की यात्रा की। सबसे पहले ऋषिकेश के पर्वतारोहण किए, हिमालय के पर्वत पे चढ़े, वहाँ उसकी यात्रा की। दूसरा गए वो राजस्थान गए, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में घूमे। और तीसरा वो पुरी गए। तो तीनों जगह में उन्होंने देखा कि वहाँ का अलग अलग मौसम भी था और अलग अलग प्रकार के उन्हें पेड़ पौधे भी देखने को मिले और एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंड थे तो कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव, यानी कि जीव कहने का मतलब सजीव वस्तुएं थे, ठीक है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई जीव नहीं पाया जाता है। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे कोई जीव नहीं हो। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों को ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। तो इस पूरे कहानी का मतलब ये हुआ कि हम मौसम तो भले ही अलग अलग जगहों के देख सकते हैं कि कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है तो कहीं आर्द्र मानसून होती है, कहीं उष्ण मानसून देखने को मिलती है। लेकिन आप ये जो कहेंगे कि उस जगह पे सजीव नहीं होता है, तो ऐसा नहीं। हमारे चारों ओर जो है वो सजीव होते ही होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना है। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख्य यानी मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है। तो इनफैक्ट ज्वालामुखी के मुख में भी कहा जा रहा है कि वहां से भी हमें सूक्ष्म जीव मिले हैं।
तो कहने का यही मतलब हुआ ना कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें वहाँ सभी जगह पे जीव पाए जाते हैं। अब है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव और उनके परिवेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है पहेली एवं बूझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार की जीवें देखी होंगी। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थी जिन्होंने मछुआरे पकड़ रहे थे। तो जब वह मरुस्थलीय यानी कि राजस्थान गए तो वहाँ पे उन्होंने ऊंट देखा। पर्वत पर जब चढ़ाई किए थे तो उन्होंने बकरी और याक को देखा। समुद्री तट पर जब देखे तो वो केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ उन्हें देखने को मिला जहाँ मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार की जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रजातियों से भिन्न थे। मतलब सभी जो थे एक दूसरे से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिदृश्य भी एक समान था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीव तो पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के और अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अब क्रियाकलाप फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया है कि एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु तथा वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुएं, पौधे एवं वस्तुओं की सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुएं, जंतुएं एवं पौधों का नाम भी सारणी में लिखिए। क्या इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं? अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तालिका में दिए गए अन्य कॉलम विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधे से का नाम लिखिए। तो इसे हम स्किप करते हैं। अब दिया हुआ है आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुएं, जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है वो शायद जीवित जंतु तथा पौधे न हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसी सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। तब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे, तब सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि हमारे इस पूरे कहानी में यही दिया है कि चारों तरफ की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम एक सारणी में देखें और सारणी में देखें कि वो किस तरीके से अपनी उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है। इस तरीके की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है सारणी में। तो यहाँ 9.2 में दिया है आवास एवं अनुकूल। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब है आवास एवं अनुकूल। तो सबसे पहले अब आवास और अनुकूल के बारे में समझते हैं कि आवास, अनुकूल क्या होता है और आवास क्या होता है। तो आवास का मतलब ये हुआ वह स्थान जहाँ कोई सजीव रहता हो। तो जहाँ कोई सजीव रहता है उसी को आवास कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब हुआ कि जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसको अनुकूल कहती है। अनुकूल क्या हुआ? जिन विशिष्ट रचनाओं तथा स्वभाव, मतलब वस्तु का जो शरीर होता है, जो बनावट होता है, उसके हिसाब से जो रहने के लिए मतलब रहने योग्य बनाता है, जो हमारा मतलब टेम्परेचर जो होता है, जिस तरीके से हम लोग रह पाते हैं, उस रहने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। तो जिन विशिष्ट रचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो हम सबसे पहले आवास और अनुकूल को समझे। अब इसमें हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ है कि एक मिनट, हाँ, आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ
कि समुद्री पौधे जंतु लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए मतलब श्वास लेने के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का ये लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की सभी की जरूरत होती है। तो ये लोग जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, विलय होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब है मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल में क्या होता है कि जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, दिन में बहुत गर्मी एवं रात में ठंडा होता है तथा वहाँ रहने वाले जीव एवं पौधे आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार दिया है कि दो भिन्न प्रकार के परिवेश जैसे, एक मिनट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले दो प्रकार के परिवेश के बारे में बात करते हैं जो कि मरुस्थल और समुद्र में रहते हैं उसके बारे में। तो मरुस्थल पे कौन? ऊंट रहता है। ऊंट जो है वो मरुस्थल पे रहने वाला सजीव है। इसके बारे में हम बात करते हैं। ऊंट का शारीरिक संरचना कैसा होता है? ऊंट का शारीरिक संरचना जो होता है वो मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। उनका शरीर का जो संरचना होता है वही। ऊंट का पैर क्या होता है? लंबा, तथा शरीर जो होता है वो रेत की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है और इनका जो मूत्र विसर्जन की मात्रा होती है बहुत कम होता है तथा इनका मल जो होता है वो शुष्क होता है। तो ऊंट जो है इसीलिए मरुस्थल पे रहता है और मरुस्थल पे ये वो इसलिए चल भी सकता है क्योंकि इसका पैर जो होता है वो मोटा और गद्देदार होता है, काफ़ी ज़्यादा गद्दे इसमें मोटा होता है, इसीलिए रेत पे चल भी सकता है। तो हमने ऊंट के बारे में बात किया। अब है मछली के बारे में कहें तो मछली का शरीर जो होता है मछली जो है वो कहाँ रहती है? तो मछली समुद्र में पाई जाती है और मछली का शरीर धारा रेखीय होता है जो उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करता है और मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है और इनके पंख तथा पूंछ दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। इनका पंख और पूंछ क्या करती है? दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। तो हमने इस सारे बात को समझा, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है जो हम आपको समझाए हैं। तो ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिसके शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उनमें मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, मल शुष्क होता है, उन्हें पसीना यानी स्वेद भी नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का हर्ष बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना वो अनेक दिनों तक रह सकते हैं क्योंकि मरुस्थलीय स्थान पे पानी बहुत कम मिलती है, तो ये लोग बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, इनमें से कुछ 9.3 में दर्शाया भी गया है। मछलियाँ का चित्र भी 9.3 में दर्शाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सभी प्रकार के शरीर का मछली का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में भी कर चुके हैं। इनकी आकृति जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायक है। जब हम लोग एक्सरसाइज 8 पढ़े थे उसमें मछली के बारे में पढ़े थे तो बताए थे कि मछली का जो पंख होता है वो मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल यानी कि ग्लोब होते हैं जो उसे जल में सांस लेने के लिए हेल्प करते हैं यानी सहायता करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। तो ये शरीर के बनावट के हिसाब से भी ये लोग अपने जगह पे एकत्रित रह सकते हैं। अब दिया है कि हमने अपने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीव के इन सभी किस्सों में ऐसी किसी विशिष्ट रचना होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है। तो शरीर की जो संरचनाएं होती है वो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वो प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट रचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो इसे हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जिस हिसाब से वो लोग रहते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट दिया है कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ये भी हम पीछे समझ चुके हैं। अपना भोजन, वायु, शरण स्थल, अन्य आवश्यकताओं के लिए
जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ हुआ वास स्थान, यानी एक घर। आवास का मतलब क्या हुआ कि जहाँ हम रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं को आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो पौधे एवं जो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधे चाहे वो जंतु हो, दोनों के आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं, जो जमीन पे पाए जाते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। अब है जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र। जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। तो जिनका जल में घर होता है, जो जल में रहते हैं, उनका जलीय आवास, उनके रहने की जगह को जलीय आवास कहते हैं। उसके बाद है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। जलीय आवास के उदाहरण की बात करें तो जैसे हो गया दलदल, जलाशय, झील, नदियाँ, समुद्र। ये सब क्या है? जलीय आवासों का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं जैव घटक की। तो जैव घटक की बात करें तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसके जैविक घटक हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। अब है अजैविक घटक। एग्जाम्पल में चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं, ये सब क्या है? आवास के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। अब हम बात करते हैं पौधों के अंकुरण के बारे में। तो सबसे पहले इस बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, इसे हम एक बार रीड करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों में सांस लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। तो मतलब एडजस्ट करने में उसे किसी चीज़ को टाइम लगता है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यावरणीकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में अनुकूल से भिन्न होते हैं। मतलब पर्यानुकूल का मतलब हुआ कि अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब क्रियाकलाप 2 में दिया हुआ है। क्रियाकलाप 2 में है कि अध्याय 1 में क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। क्रियाकलाप में मूंग के बीज के अंकुर निकल आता है, अर्थात वो अंकुरित हो जाते हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है। तो जब क्या करते हैं हम लोग, पिछले वाले क्लास में जब पिछले वाले चैप्टर जो पढ़े थे उसमें बताए थे कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो हम लोग उसमें से द्विबीजपत्री लिए थे, जैसे कि चना, मूंग, मटर, ये सबको हम लोग क्या किए थे? फुलाए थे। फुला के उसका एक कपड़ा में उसको भिगो के एक कपड़ा में उसको रखे, पानी से छान के, और एक दिन के लिए उसको छोड़ दिए। तो जब सुबह देखे तो वो अंकुरन उसमें से निकला हुआ था। और एक दिन नहीं निकल पाया तो एक दिन के लिए और छोड़ दिए, नेक्स्ट डे के लिए। तो यानी सेकेंड डे उसमें से अंकुरन निकल के आ जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि बीजों से पौधों का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष को एक दिन के लिए अपने भीगने के लिए रख दे। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह से डुबो कर रख दीजिए। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप में
धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती हो। अंतिम भाग में बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे गए भाग का अंकुरण की दर में कमी या कोई अंकुरण नहीं देखते हैं। क्या हमने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सजीव के लिए क्या क्या जरूरी है? वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा, ये सब जो है सजीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जिसमें ये सब चीज़ नहीं मिला वो नहीं अंकुरा, और जिसमें ये सभी चीज़ मिला वो दाना जो है वो अंकुर गया। वास्तव में ये अजैव घटक कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी सजीवों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? जल, वायु, प्रकाश, ऊष्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ हम देखें कि सजीव बहुत ठंडे तथा बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषय में परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वो जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वो जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधि से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता होती है। तो जीवों की विविधता हमने समझा। अब देखते हैं, दिखा हुआ है कि यहाँ पे कि कुछ आवास इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करें। अब है हमारा विभिन्न आवासों की यात्रा। तो कुछ स्थलीय आवास की यात्रा सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, समझेंगे, बात खत्म। तो सबसे पहले हम मरुस्थलीय के बारे में बात करते हैं। मरुस्थलीय में रहने वाले चूहे, सांप, ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। मरुस्थल में जो रहते हैं चूहे एवं सांप, इन सब का ऊंट के भांति लंबे पैर तो नहीं होते हैं। ये गर्मी से बचने के लिए गहरे बिलों में रहते हैं। इसी प्रकार पौधे में जैसे नागफनी वासर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां या तो होती है या नहीं होती है, या कांटों का रूप ले लेती है, और इनका जड़ जो होता है वो अधिक गहराई तक जाता है। तो ये मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं। तो एक बार चलिए इसे पढ़ ही लेते हैं। जब इतना पढ़े तो एक बार और समझ ही लेते हैं। तो मरुस्थलीय अजैव घटक एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन में तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर में गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे को चित्र 9.5 में दर्शाया गया। जैसे देख सकते हैं, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब जो है मरुस्थलीय पौधे हैं। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं। क्रियाकलाप 3 में दिया है कि गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधे के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों को वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका प्रक्षेपण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। यानी कि जैसे हम पिछले वाले क्लास में जब पढ़ रहे थे, पिछले वाले जब चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक पौधा में कैसे वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया को देखे थे। उसी तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ जो देखे तो वो मरुस्थलीय पौधा जो था उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
मतलब पानी जो है वो कम आया। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है, मतलब पत्ती होती भी नहीं है और होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। पौधे में पत्तियों कांटों यानी सूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वात्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसे जिस रचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो इनका प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तना में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है। तो क्या होगा कि जब उसे जल नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे पानी खोजते खोजते बहुत अंदर तक चली जाती है। तो मरुस्थलीय पौधे का जड़ जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। अब है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो दिया है पर्वतीय क्षेत्र में जो है यहाँ आवास सामान्यतः बहुत ठंडे और बहुत तेज हवा चलती है। यहाँ आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात का मतलब बर्फबारी। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं के अनेक प्रजातियां पाई जाती है। देखते हैं, देख सकते हैं किस तरीके के पौधे उगे होते हैं इसमें। ये पर्वतीय आवास के पौधे हैं, शंकुनुमा आधार के पौधे हैं यहाँ पे। देखते हैं, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ घूमने गए तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे। आपने अपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र के जो पौधे होते हैं सामान्यतः संख्यावाकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंडा से उनको बचाव करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक के शरीर पर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फार होता है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उससे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर बढ़ चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब है घास मरुस्थल के बारे में। तो घास मरुस्थल में है ऐसा वन में शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। एक ऐसा शक्तिशाली जंतु जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले यानी हल्के भूरे रंग का होता है। यह एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या ये चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर में नखर लंबे होते हैं जिन्हें वो पदा उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है? तो उसका मटमैला यानी हल्का भूरा रंग शिकार के मैदान में घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और हिरन की तेज गति से उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुएं एवं पौधे और भी बहुत सी विशिष्ट रचनाएं होती है जो उन्हें आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। तो ये हुआ कि शेर जो होता है, शेर का जो अगला पैर होता है नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वो पदाउंगली में छिपा के रखता है। और जब वो किस टाइम काम करता है? जब वो शिकार करता है, किसी को मार के खाता है तब उसे बाहर निकालता है। और उसका शरीर जो होता है वो मटमैला कलर होता है जिससे कि वो जंगल में छिपकर शिकार करता है। और उसके चेहरे के सामने की आंखें
उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। वही हिरण की बात करें तो हिरण जो होता है वो हिरण के मजबूत दांत कठोर तने चबाने में मदद करता है और उसके लंबे कान शिकारी की गतिविधियों का पता लगाने में लिए होता है और दोनों ओर स्थित आंखें हर तरफ का खतरा महसूस करती रहती है, जिससे उसके पैर उसे तेज गति दौड़ने में मदद करता है। उसका पैर क्या है, बहुत तेज दौड़ता भी है। अब है कुछ जलीय आवास। तो समुद्री के बारे में बात करते हैं। समुद्र, सबसे पहले समुद्र। तो समुद्र में रहने वाले मछली के अनुकूलन विषय में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जो उन्हें सुगमताओं से तैरने में मदद करता है। क्या करता है? सुगमता से तैरने में मदद करता है। जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ जीवों का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो धारा रेखीय शरीर किसका नहीं होता है? स्क्विड और ऑक्टोपोटस, ये दोनों समुद्री जीव हैं, लेकिन इन दोनों का शरीर जो है वो धारा रेखीय नहीं है। तो अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर इन दोनों का शरीर नहीं है धारा रेखीय तो फिर ये लोग जल में कैसे तैरते हैं? तो यह जो है समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये जो है समुद्र की गहराई में रहते हैं और तलहटी में रहते हैं, यानी अंदर रहते हैं। अपनी ओर से आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल यानी ग्लोम होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए ग्लोम तो होता है, लेकिन जब ये चलते हैं तो क्या करते हैं? अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अब है डॉल्फिन। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। ये दोनों जंतु हैं जिसमें गिल नहीं होता है। इन दोनों के सिर पर नासाद्वार तथा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल किसके द्वारा सांस लेते हैं? नासाद्वार द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वो समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा, मतलब छोड़िए, इसे स्किप कीजिए। अब दिया हुआ है तालाब एवं झील। तालाब और झील के बारे में हम बात करते हैं। तो तालाब और झील के बारे में बात करें तो जैसे कि तालाब, झील, नदियाँ, नालों में पौधे उगे देखा है। तो हम लोग जब देखते हैं तो तालाब में, नदी में बिना मतलब कोई पौधा उगाए ऑटोमेटिक वहाँ पे पौधा निकला हुआ दिखने को मिलता है। ठीक है। तो जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। तो इसका जो जड़ होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, जो अपने से उगते हैं जल वगैरह में। तो ये कहाँ कहाँ उगते हैं? तालाब में, झील में, नदी में, नालों में। संभवतः या समीपवर्ती किसी तालाब में भ्रमण के लिए जाइए, वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधे को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधे की पत्तियां, तने, जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? देख सकते हैं फिगर में दिख रहा है, ये सब जल में जो निकला हुआ पौधा है। तो कुछ जलीय पौधे जल की सतह पर प्लवन करते, आंशिक रूप से जलमग्न होते, जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। देख सकते हैं कैसे दिख रहा है इसमें। कुछ जो है जो पूर्णतः वो जल में डूबा हुआ है, कुछ जल से ऊपर भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अब है इनमें से जड़ें जलाशय की तलहटी में की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों का अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे में जल पूर्ण रूपेण डूब जाते हैं। ऐसे पौधे सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को भी कोई क्षति नहीं होती है। तो जलीय पौधा कैसा होता है? जलीय पौधा का जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। इनका मुख्य कार्य
पौधे को तलहटी में जमाए रखता है। इनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। कुछ पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं तो कुछ पत्तियों में कुछ जो होता है वो पूरे तरह से जल में डूबे हुए नहीं होते हैं। पत्तियां पतली एवं रिबन जैसी होती है। कुछ की अधिक विभाजित होते हैं जिसे जल में इन्हें बिना क्षति पहुंचाए निकल जाता है। तो इसे हम समझ गए। अब है हमारे आसपास में जीव। तो हमारे आसपास में जो जीव होते हैं बस इसे हम समझते हैं। तो हमारे आसपास में जो जीव होते हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो हमारे आसपास के जीव दो प्रकार से होते हैं, एक तो सजीव होते हैं और एक निर्जीव होते हैं। तो सबसे पहले हम सजीव के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक मिनट, इसे जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सजीव है। सजीव कौन है? तो वह वस्तुएं जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गाय, भैंस और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो सब सजीव हैं। ठीक है, और बात करते हैं फिर निर्जीव का। तो निर्जीव का एग्जाम्पल अगर ले लें तो निर्जीव जो वस्तुएं जीवित नहीं है, ना सांस लेते हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है वो निर्जीव हैं। जैसे कुर्सी हो गया, हमारे घर की कुर्सी, बादल, सूरज, हवा, ये सब क्या है? ये सब जो है चेयर, लकड़ी, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या है ये सब? इसमें ना सांस होती है, ना यह जीवित होते हैं, ना ये मृत्यु होते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये सब निर्जीव वस्तुएं हो गया। तो सजीव और निर्जीव समझ गए। अब दिया है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो मेरे ख्याल से जितने भी सजीव हैं, जो लोग भी जीवित हैं, मतलब जो भी जीव जंतु जीवित हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकताएं होती है। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें जैव प्रक्रमों द्वारा पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जैव प्रक्रमों द्वारा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त। यहाँ दिया हुआ है कि भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सभी सजीव को क्या है? भोजन की आवश्यकता है। अब दिया है कि क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। तो सभी जीवों में जो वृद्धि परिलक्षित होती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिया है कि जंतुओं के बच्चों भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते पिल्ले वयस्क हो जाते हैं एक अंडे में स्फुटित होकर चूजा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सजीव जिस तरीके से सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सभी सजीवों में श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में श्वसन का तरीका एक समान है, परंतु कुछ जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान का तरीका ये जो है वो अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? श्वास लेने, हम सब श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। एक मिनट। तो हम यहाँ समझ रहे थे कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो हाँ, सभी सजीव श्वसन करते हैं। जो भी जिंदा है वो सभी श्वास लेते हैं। तो सभी सजीवों में श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में श्वसन का तरीका एक समान है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान का तरीका जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि केचुआ में क्या होता है? केचुआ जो है वो अपने त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली क्या है? मछली अपने गिल्स के द्वारा सांस लेता है। मनुष्य कैसे? मनुष्य अपने नाक द्वारा सांस लेता है। तो इस तरीके से सांस लेने का क्रिया जो है ये अलग अलग तरीके से भले हो सकता है, लेकिन सांस लेना सभी के लिए जरूरी है। तो श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कुछ जंतुओं, ये हम पढ़ लिए, आगे देखते हैं। अब दिया है कि क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। तो पौधे में श्वसन की क्रिया गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। तो पौधे सांस किसके द्वारा लेता है? पत्तियों के द्वारा लेते हैं। और पौधे में श्वसन की क्रिया दिन रात निरंतर होती है। क्या होता है? दिन और रात निरंतर होती है। तो पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे
वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया ये दिन रात निरंतर चलती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब देखते हैं, दिया हुआ है कि क्या सभी सजीव उद्दीपन से प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उद्दीपन, आप नंगे पैर टहल रहे हो, आपका पैर अचानक ही किसी कांटे तथा नुकीले वस्तुएं पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो अनुभव, आप अंधेरे में स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या है? आपकी आंखें में स्वतः कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वो तेज प्रकाश अभ्यस्त न हो जाती है। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपयुक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? तो वातावरण में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा उद्दीपन का कि अंधेरे से अचानक जब हम रोशनी में जाते हैं तो पुतली का आकार क्या हो जाता है? जब तक आकार बदलता नहीं है तब तक हमें स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से हम छुईमुखी की पौधा की बात करें, जैसे उसे हम छूते हैं तो वो क्या होता है? वो मुरझा जाता है। अब देखते हैं, अब दिया हुआ है तो हमने उद्दीपन की बात समझ ली। अब है सजीवों का उत्सर्जन। तो सजीवों का उत्सर्जन सबसे पहले हम समझते हैं। तो सजीवों का उत्सर्जन क्या होता है? सजीवों का उत्सर्जन कहने का मतलब कि एक बार हम पढ़ते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग करती है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर का द्वारा उपयोग आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग क्या होता है? इसे अपशिष्ट रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या कहते हैं? कि विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन यानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और यह जो है दूसरा सामान्य लक्षण है सजीवों का। यह क्या है? सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। तो सांस लेना और जीवित रहना, तो ये तो पहला लक्षण था, और दूसरा क्या हो गया कि ये जो है उत्सर्जन की क्रिया, ये दूसरा लक्षण है सजीवों का। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो अब सभी सजीव प्रजनन करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि मनुष्य भी प्रजनन करते हैं, पंछी भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। भले सभी का प्रजनन करने का तरीका अलग होता है। तो मनुष्य जब प्रजनन करते हैं तो मनुष्य को जन्म देते हैं, लड़का या लड़की का जन्म होता है। चिड़िया जब प्रजनन करता है तो इससे या तो अंडा होता है, अंडा ही आगे चल के क्या हो जाता है? बड़ा होकर पक्षी का रूप लेता है। पेड़ पौधे या तो बीज अंकुर के पेड़ पौधे बनते हैं, या कभी कभी पेड़ से भी पेड़ बनता है। तो इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले जंतु के प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन किसको कहते हैं? कि जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें से शिशु निकलते हैं, तो कुछ बच्चे को जन्म देते हैं। पौधे की प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा पौधे तैयार करते हैं। बहुत से पौधे में बीजों के द्वारा प्रजनन होता है, और कुछ पौधों में कायिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे कि हम कुछ पौधे की बात करें तो एग्जाम्पल में हम आलू ले सकते हैं। आलू में प्रजनन कैसे होता है? आलू में पौधे जो होता है वो कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। तो हम प्रजनन के बारे में समझ गए। तो प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन का मतलब वो हुआ कि जंतु प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं को प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे में अलग होता है, जीव जंतु में, जानवर में अलग होता है, पेड़ पौधे में, मनुष्य में अलग होता है।
तो हमने ये समझा। अब दिया हुआ है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं, तो सभी सजीव गति करते हैं या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इतना हमें पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस हम समझते हैं कि सभी सजीव में गति एवं मूल्य वृद्धि एक समान लक्षण है। तो सजीव हो, सभी सजीव जो होते हैं वो चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, ये सभी में होता है, जन्म भी होता है सभी का, सभी की मृत्यु भी होती है, और गति एवं मृत्यु जो होता है वो एक समान होता है सजीवों में। ठीक है, तो सबसे अब यहाँ पे लास्ट एक लाइन दिया हुआ, इसे पढ़ लेते हैं कि फिर जीवन क्या है। तो इसे थोड़ा समझते हैं कि गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको बहुत गर्मी अनुभव होता है? गेहूं की बोरी कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण होता है। तो जब हम किसी भी अनाज, जरूरी नहीं गेहूं में, किसी भी अनाज के बोरी में जब अपना हाथ डालिएगा तो गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके श्वास के कारण। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है, जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने ही सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, यह उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता है, परंतु हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है, जीवन सुंदर है। तो हमने समझा कि जीवन क्या होता है, सभी जीव जंतु में जिंदगी कैसे होता है, कैसे वो अब लोग प्रजनन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे उनका आवास होता है। इस तरीके से हमने इस चीज को समझा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुकूलन। अभी अनुकूलन समझे, जलीय आवास समझे, एक बार और हम सभी को समझा देते हैं आप लोगों को। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन उसे कहते हैं जिन विशिष्ट रचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। फिर समझे जलीय आवास। जलीय आवास क्या होता है? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जलीय आवासों के कुछ उदाहरण हैं। फिर जैव घटक समझे। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, उसे जैविक घटक कहते हैं। उत्सर्जन समझा, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन, इस सभी को हमने समझा। नेक्स्ट हमारा है किसी स्थान में परिवेश जिसमें पौधे, जंतु तथा अन्य जीव जंतु रहते हैं उनका आवास कहलाता है। आवास जहाँ हम रहते हैं उसे आवास ही कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधे एवं जीवों के विशिष्ट लक्षणों एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष रूप में रहने अनुकूल बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, जमीन पर रहने वाले, स्थलीय, जल में रहने वाले, जल में वर्गीकृत होते हैं। विभिन्न प्रकार के सजीवों में विविध प्रजातियां पाई जाती है। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। सजीव वस्तुएं के कुछ समान लक्षण हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति भी करते हैं। तो हमने ये सब समझा। तो आयो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।